जय हिंद साथियों। स्वागत है आज आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपको फिर से आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। और यकीन करें कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एसएससी जीडी एंड यूपीपी के एग्जाम होने वाले हैं और आरओ की भी एग्जाम लग चुके हैं। इसके लिए आप इससे लापरवाही नहीं कर सकते और मन लगा के इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता किससे जुड़े हैं? बहुत ध्यान से देखें। इसमें क्या पूछा पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। प्रत्यक्षता, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दिखे कि किससे जुड़े हैं तो हमेशा उसका आंसर होगा लोक कल्याण से। इसका आंसर क्या होगा? लोक कल्याण से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में यह बोला जा रहा है कि राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर ध्यान से सुनिए, क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। बात अगर समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में समावित है? देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था समवित है। ठीक है, सम्मिलित है मतलब शामिल है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा भाग 4 में। तो किस में शामिल है भाई? तो भाग 4 में शामिल है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में लिख रहा है कि पूछा जा रहा है आपसे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। समावेश भारत के संविधान में है। बहुत ध्यान से सुने, फिर से देख लीजिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो किस भारत के संविधान में है? तो उसका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के जो संविधान में शामिल है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद, ध्यान से देखिए, कि किस अनुच्छेद को निदेशक तत्वों का मूल तंत्र, एक तो मूल तंत्र आया है क्वेश्चन में, दूसरा दिख रहा है कि मर्म। ये बात बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। एक क्या आया है? मूल मंत्र, दूसरा क्या आया है? मर्म माना जाता है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। मूल तंत्र तथा मर्म माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 38 को। ये जो अनुच्छेद 38 है ना, इसे निदेशक तत्वों का मूल तंत्र माना जाता है तथा इसको माना जाता है मर्म। मर्म तथा मूल तंत्र इसे माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार का निर्वाचन, क्या पूछा जा रहा है? मूल अधिकार का निर्वाचन के लिए भाग 4 के किस अनुच्छेद की सहायता ली जाती है? देखिए बहुत ध्यान से, भाग 4 के किस अनुच्छेद की सहायता ली जाती है? किसका भाई? मूल अधिकार का निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो किस अनुच्छेद का लिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 39 है, मतलब 39, अनुच्छेद 39 को ये भाग 4 के अनुच्छेद की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि यह धारणा कि भारत एक, देखिए यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
संविधान में किस उपबंध द्वारा सर्वाधिक दर्शित होती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत देखने को मिलेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसको आप लोग नजरअंदाज न करें, नोट्स बना लें और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया? यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है संविधान में किस उपबंध द्वारा सर्वाधिक दर्शित होती है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के किस उपबंध की पूर्ति करता है? ये वर्ड देखिए। देखिए पूरे क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसे आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहीं से आपके एग्जामिनर जो है आपको फंसाते हैं। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? किस उपबंध की पूर्ति होती है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के किस उपबंध की पूर्ति होती है? तो किस उपबंध की पूर्ति होती है? तो उसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए अब प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि कृषि एवं, देखिए यहाँ पे एवं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए आप लोग माइंड ना करें। तो एवं ये मैंने लिख दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के गठन, ठीक है, गठन से संबंधित, देखिए था लिख गया, मैं अपनी कभी खुद बता रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। संबंधित उपबंध है, तो ये किस पे अनुबंध है भाई? अनुच्छेद 48 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। तो आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि पूछा जा रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संविधा का उपबंध किया गया है? भाई कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद हुआ है आपका 44, मतलब अनुच्छेद 44 में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान, देखिए यहाँ पे जो ये सा लग गया है ये आपका गलत है, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद में है 40 में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, वो तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर 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 करना तो करना ही है आपको, और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है? प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए ऐसा होता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी हो रही हो या फिर कोई भी केसेस हो जाए तो प्रेस वाले अक्सर पहुंच जाते हैं बगैर किसी परमिशन के, उन्हें कोई रोकता भी नहीं। तो उनको स्वतंत्रता का जानने का अधिकार है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 एक का में। ठीक है, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 19 एक, किसमें है? का में। तो ये इसमें किसको दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता को जानने का अधिकार दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए
तो प्रश्न नंबर 14 क्या रहा है कि आत्म, क्या बोल रहा है भाई, कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है आत्म अभिशंसन का? ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे आपके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो आप अपना आत्म संरक्षण कर सकते हैं, उसका किस प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 20(3) में, ठीक है, 20 ब्रैकेट में जो 3 है, तो अनुच्छेद 20(3) में ये चीज की संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आइए प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है लोक स्थान पर धूम्रपान, देखिए धूम्रपान होना चाहिए, एक मिनट, देखिए धूम्रपान यहां पे लिख लीजिए। धूम्रपान करना उल्लंघन है, ठीक है, उल्लंघन है, मतलब आप लोक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत लिख गया है, टाइप गलत हो गई है, कोई बात नहीं। तो उसका किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद है 21, मतलब 21 में दिया गया है, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को, किसके अधिकार को? निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। तो अनुच्छेद 21 में ही है। तो अनुच्छेद 21 में देखिए आपको दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो लोक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप? धूम्रपान नहीं कर सकते। और एक क्या है? निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है, किसमें? 21 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि किस व्यापार के राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार को सृजित करने का पूर्ण, देखिए यहां भी 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, मैं खुद मिटा दे रहा हूं, लीजिए मैंने मिटा दिया, आप ना करें मेहनत। सृजित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, देखिए टाइप है, टाइपिंग होती है, हाथ से टाइप किया जाता है, मशीन तो कोई है नहीं, ठीक है। तो लिखने में थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाया करे तो प्लीज, आप भी स्टूडेंट हैं और इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है, उसको इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि किसी व्यापार के राष्ट्रीयकरण का या एकाधिकार को सृजित करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऐसे में किसको प्राप्त होते हैं भाई? संसद को, ठीक है। संसद को आपको पता भी है, संसद कानून भी बना सकता है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग है अनुच्छेद 20 से कार्योत्तर विधियों से संरक्षण दोहरे संविधानिक संरक्षण प्रदान करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे भाई? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 17 आपका हो गया, 18 मैंने आपको बताया है। इसका उत्तर होगा कार्योत्तर विधियों से संरक्षण दोहरे दंड से संरक्षण तथा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इतना बड़ा आंसर आ जाए तो समझ लीजिए इसी क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है कि कार्योत्तर विधि मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? क्या पूछा रहा है कि कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कि अपराध करने के पश्चात बनाई गई विधि। इसी मतलब कोई किसी भी, मान लीजिए आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, ठीक है, आप अपराध करने जा रहे हैं, तो अपराध करने से पहले जो आप विधि बनाते हैं ना, जो आप एक तरीके के एक विचार गठित करते हैं, एक तरीका बनाते हैं कि मैं इसको ऐसा मर्डर करूंगा या फिर ये करना है, मुझे ये चोरी करनी है, जो भी चीज अपराध करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं आप, देखिए करिएगा नहीं क्योंकि गलत तरीका है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे। इंसान होने का सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसी विधि को बनाने, अपराध करने पश्चात, ठीक है, पश्चात जो है बनाई गई जो विधि है ना, इसी विधि को
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलता है। मतलब आपने अपराध कर लिया, अपराध करने के बाद फिर आप विधि बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था पदावली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन, देखिए यहाँ संशोधन लिखना होता था पर गलत हो गया, संशोधन 1951 के द्वारा ये व्यवस्था प्रणाली जो अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था पदावली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? वो प्रथम संविधान संशोधन था। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लगी और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।